जी, कौन कौन से क्वेश्चन हो गए जी? एक बार डिस्कस कर लें, अब खत्म करें आज टॉपिक। हाँ जी, तक कर लिए कल वाले क्वेश्चन। हाँ जी, एनीबॉडी? चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन 13, फ्रॉम द अंडर मेंशन्ड पर्टिकुलर्स ऑफ दिल्ली ब्रिक वर्क्स, प्रिपेयर अ मंथली कॉस्ट शीट of bricks made in January 2007, showing cost and profit per 1,000 bricks। कि आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है। आप देखो, क्लियर है ना? क्या क्या गिवन है आपको? मटेरियल, मटेरियल के अंदर क्या लिखा हुआ है? कोल, रॉयल्टी, स्टोर्स। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे दिमाग में जो चीज आती है, जब हम कॉस्ट शीट हमारे दिमाग में घूमती है तो हमें लगता है कोल तो आपका क्या है? रॉ मटेरियल। रॉयल्टी आपको लगता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टोर्स लगता है फैक्ट्री ओवरहेड। हमने यही डिस्कस किया शुरू से कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। और जनरली हम स्टोर्स को डालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। पर यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मटेरियल के नीचे तीनों चीजें लिखी गई हैं कि आपका मटेरियल है और उसके नीचे तीनों चीजें हैं: कोल, रॉयल्टी एंड स्टोर्स। तो इस केस में वी विल नॉट assume दैट स्टोर इज योर फैक्ट्री ओवरहेड, वी assume दैट इट इज पार्ट ऑफ द मटेरियल। तो आपका जो मटेरियल हम लेंगे वो कितना लेंगे? 31,500 प्लस 5,550 प्लस 15,000। ये आपका टोटल मटेरियल बनेगा। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है लेबर। लेबर में आपको एक दिया हुआ ब्रिक मेकिंग और एक दिया हुआ इनडायरेक्ट। तो अब ब्रिक मेकिंग तो किसमें जाएगा? दैट इज डायरेक्ट लेबर, क्योंकि आप काम क्या कर रहे हो? आप ब्रिक्स बना रहे हो। तो ब्रिक मेकिंग आपका डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर विल बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं फैक्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री एक्सक्लूडिंग इनडायरेक्ट लेबर विल बी 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है हमारी? दैट इज मटेरियल प्लस लेबर। मटेरियल प्लस लेबर इज प्राइम कॉस्ट। तो मटेरियल प्लस लेबर और उसका 25% विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड इज 10% ऑन वर्क कॉस्ट। तो जो वर्क कॉस्ट आएगी उसका 10% ऑफिस ओवरहेड। प्रोडक्शन पर मंथ 74 लाख ब्रिक्स। सेल पर मंथ 27.50 पर 1,000 ब्रिक्स आप 27.5 में बेच रहे हो और टोटल ब्रिक्स आपने सेल की है 70 लाख। ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। You have to assume that opening stock was valued at the same rate per 1,000 as the production of January 2007। कि जो ओपनिंग ब्रिक्स है उसकी भी वैल्यूएशन आप किस रेट पे करोगे? जो रेट फेब्रुअरी की प्रोडक्शन का आपको मिलेगा। ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं? क्लोजिंग एफजी की, क्लोजिंग एफजी की वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या होगी? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। चारों को ऐड करके आपका क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं?
74 लाख। जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से आप 2 लाख को भी मल्टीप्लाई करोगे, उसी वैल्यू से आप 6 लाख को भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ जी, हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, प्रांजल, धृति, विकास। हाँ जी, हो जाएगा बच्चे ये क्वेश्चन। हाँ जी। ठीक है, चलो। और इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ एक मटेरियल के केस में डाउट होता है, और फिर एक आपकी जो लास्ट में ओपनिंग स्टॉक को भी आपने उसी रेट पे वैल्यू करना है एट विच क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्क आउट इन द कॉस्ट शीट फॉर्म द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यार्ड ऑफ khaki drill in a textile factory from the following data obtained for the month of May 2007। तो आप किसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हो? बेसिकली कोई कॉटन थ्रेड बन रहा है, उसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज खाकी कॉटन थ्रेड 4000 kg एट 3.50 पर केजी, क्या होगा ये? Yes. क्या बना रहे हो आप? एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में कुछ खाकी ड्रिल बना रहे हो आप, खाकी क्लॉथ कह लो, कुछ भी कह लो। तो थ्रेड क्या होगा आपके लिए? मटेरियल। अगर आप कपड़ा बना रहे हो तो उसके लिए धागा क्या होगा? दैट इज अ मटेरियल। तो खाकी कॉटन थ्रेड विल बी योर डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर आपको गिवन है 200 मैन एट 4.50 पर डे फॉर 20 डेज। तो लेबर क्या बनेगी? 200 इंटू 20 इंटू 4.50। स्टोर ओवरहेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन डायरेक्ट मटेरियल। तो स्टोर ओवरहेड कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री में। तो जितना मटेरियल है उसका 10% स्टोर ओवरहेड हुए। शॉप ओवरहेड है जी, शॉप ओवरहेड क्या होगा? Selling, administrating, selling. देखो, Material. हमें जो शॉप समझ आती है, हमारे लिए शॉप का मतलब है जो नीचे आपकी दुकानें खुली हुई हैं मार्केट में। ठीक है, हम उसी को शॉप कहते हैं। पर अगर आप किसी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जाओ तो वहां पे कई बार जो जिस एरिया में काम हो रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, उसको भी वो शॉप कह देते हैं। तो शॉप इज नथिंग, इट इज योर फैक्ट्री एरिया वेयर प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। जैसे वो कह देंगे थ्रेड शॉप, कॉटन शॉप, कलर शॉप, मतलब ऐसे उसको नाम दे देंगे। तो टेक्निकली शॉप ये भी फैक्ट्री ओवरहेड रहेगा। तो शॉप इज नथिंग, इट इज पार्ट ऑफ द फैक्ट्री जहां पे वर्किंग चल रही है। तो इट इज आल्सो ट्रीटेड एज वर्क ओवरहेड। तो आपका वेरिएबल कितना आएगा? 50% ऑन डायरेक्ट लेबर, फिक्स 100% ऑन डायरेक्ट लेबर। तो जो भी लेबर है उसका 50% और उसका 100% वो भी आपके ओवरहेड। क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ कॉटन वेस्ट 4000 kg एट 1 पर केजी रिकवर्ड फ्रॉम खाकी ड्रिल क्लॉथ वीविंग शॉप ऑफ फैक्ट्री। तो ये क्या बना जी आपका? क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ कॉटन वेस्ट। Scrap. स्क्रैप। क्रेडिट ऑन सेल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट का मतलब दैट इज स्क्रैप। ठीक है, क्रेडिट का मतलब कि उससे जो हमें पैसे मिलने हैं, बेसिकली इनकम हो गई हमारी। तो वे स्क्रैप को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल आउटपुट फॉर द मंथ इज 33,000 मीटर्स। देर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस। कैलकुलेट, हमने क्या करना था? यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितनी कॉस्ट आएगी उसको हम 33,000 से डिवाइड करेंगे, वो आपके लिए क्या बनेगी?
दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये आपका 14 15 हम कर चुके हैं क्वेश्चन। अब आ जाते हैं जी 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। सर ने अभी बुक तो नहीं दी फाइनल की है? ये क्या, मैंने कर तो दिया था फॉरवर्ड, क्योंकि अब सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ना आपके नोट्स। नोट्स नहीं मतलब टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 16, in a brass foundry, three types of building accessories A, B, and C are manufactured involving complicated designs. Each type is manufactured from same mixture of molten brass. कोई आपकी ब्रास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें ब्रास के कुछ पार्ट्स बनते हैं, और वो किससे बनते हैं? ब्रास को मेल्ट करके उससे बनाए जाते हैं। ब्रास आपका तांब नहीं, कॉपर होता है तांबा तो। ब्रास भी इसी में मारो सर। कॉपर, कॉपर तो तांबे को गए, कॉपर से ब्रास के बर्तन आते हैं ना, ब्रास के बर्तन आते हैं। कॉपर जिंक अलॉय मतलब कुछ मिक्सचर होगा। ठीक है, जैसे हम गोल्ड ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड सिंपली आप गोल्ड किसी को दे दो, वो ज्वेलरी तो नहीं ना बना सकता, वो पहले उसको मेल्ट करेगा, फिर उसको शेप देगा। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है ताकि उसकी हार्डनेस है, क्योंकि गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, जब वो मेल्ट किया जाता है तो वो बड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो जो आपका ज्वेलरी है वो टिकेगी नहीं, टूटती रहेगी, तो उसके अंदर कॉपर या कुछ और चीजें डाल के उसको थोड़ा, तभी वो कहते हैं कि 22 कैरेट है। कभी भी आपको ज्वेलरी 24 कैरेट की नहीं मिलेगी, तो उनको डालनी पड़ती है कुछ वेस्टेज। तो सेम इस कंपनी ने भी कुछ मेल्ट करके ब्रास कुछ बनाने थे, ए बी और सी तीन पार्ट्स बनाने थे, but requires skilled labor and care in molding. Draw cost sheet in appropriate form showing cost of production per CWT for A, B, and C with reference to the following data. CWT is nothing, जैसे हम लोग केजी लीटर कुछ लिखते हैं तो CWT is cubic weight। ठीक है, तो वो इंग्लिश टर्म हो गई आपकी। ब्रास इंगट्स, नो व्हाट डू यू मीन बाय इंगट्स? नहीं, मटेरियल तो है, वो तो जब ब्रास वर्ड आ गया तो आपको ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, बट व्हाट डू यू मीन बाय इंगट? पीस होगा जो आपने, कभी हम कहते हैं ना सोने का बिस्किट है जी, ये है। तो सेम आप आयरन को भी देखो तो आयरन की बड़ी बड़ी बार्स होती हैं जिसको वो पिघला के फिर शेप देते हैं। सेम ब्रास की भी कोई बार होगी जिसको हम कहते हैं इंगट।
ठीक है, मतलब स्क्वायर पीस लगा लीजिए वो है। 200 की CWT एट 500 पर CWT। कोक आपकी पीने वाली कोक नहीं है, कोयले को भी कोक कहते हैं, कोल इज आल्सो नोन एज कोक, इंग्लिश में उसको कोक कहते हैं। ठीक है। कुपोला लेबर, कोई लेबर कोई होगी जो उसको काम करती होगी, 20 men at 5 each per day for 1 day। डेप्रिसिएशन ऑन मेल्टिंग फर्नेस इक्विपमेंट एट 50 पैसा पर CWT ऑफ इंगट मेल्ट, कि जितना आप इंगट मेल्ट करोगे जितना वेट का, तो 50 पैसे पर CWT वो भी खर्चा होगा। अब टेक्निकली आप देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मॉल्टन ब्रास टेकन आउट ऑफ द कुपोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट 50% फॉर ए, 30% फॉर बी एंड 20% फॉर सी। वो सी नीचे आ गया भाई, ठीक है जी। ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि ये सब कुछ जो हमें लिखा हुआ है वो डायरेक्ट मटेरियल के अंदर लिखा हुआ है। ब्रास इंगट को कुपोला लेबर डेप्रिसिएशन, क्योंकि हम तो अभी तक पढ़ते आए हैं डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर इज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कोल अगर गिवन हो अगेन पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है। अब आप लास्ट लाइन पढ़ो उस पैरा की, मॉल्टन ब्रास टेकन आउट ऑफ द कुपोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट 50% फॉर ए, 30% फॉर बी एंड 20% फॉर सी। ठीक है। इट मींस आपकी कंपनी के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल है वो ब्रास की इंगट नहीं है, वो मॉल्टन ब्रास इज योर मटेरियल। आपके लिए जो गोल्ड की बार है वो आपके लिए डायरेक्ट मटेरियल नहीं है। आप ज्वेलरी का काम करते हो, आपके लिए जो गोल्ड का मेल्टेड पीस है, मेल्टेड फॉर्म है, दैट इज मटेरियल। तो ये उसको जो कुछ भी आ रहा है मॉल्टन ब्रास, वो कहीं एक जगह से मेल्ट होके सारा उसको मिल रहा है जो उसके लिए मटेरियल है। और हमने प्रोसेस कॉस्टिंग की थी, एक मटेरियल का जो आउटपुट है दूसरे के लिए ओपनिंग मटेरियल बनेगा। सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे ब्रास को मेल्ट किया जा रहा है, तो उसको मेल्ट करने के बाद हमें जो मिलेगा वो हमारी इस फाउंड्री के अंदर रॉ मटेरियल बनेगा। तो अब आपका रॉ मटेरियल क्या होगा, तो रॉ मटेरियल विल बी, अगर हम यहाँ पे बात करें तो रॉ मटेरियल विल बी, सबसे पहले इंगट। इंगट कितनी कॉस्ट है उसकी, 200 इंटू 500, 1 लाख। उसके बाद कोक, दैट इज 50 इंटू 20, कितना हुआ जी, 1000। कुपोला लेबर, मतलब ये प्रोसेस है कोई कुपोला जिसके अंदर वो लगा 20 इंटू 5 इंटू 1, 100 रुपए। डेप्रिसिएशन 50 पैसे पर CWT ऑफ इंगट मेल्ट, तो 200 इंटू 0.50, तो 100 रुपीज आपका ये हो गया। तो आपका जो टोटल मटेरियल हुआ वो हुआ 1,01,200 रुपए। इसमें फिर आपने क्या करना है, उसके बाद तो सिंपली डायरेक्ट लेबर जो गिवन है ए बी, सॉरी यहां जाके क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। अब आपको क्या कहा गया, मॉल्टन ब्रास टेकन आउट ऑफ द कुपोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने पे काम शुरू किया था आपने, 200 CWT पे। तो इसका मतलब जो 200 CWT आपने मेल्ट किया, उसको आगे 3 डिफरेंट मटेरियल्स में यूज किया गया, तो तीनों की कॉस्टिंग अलग होगी, ए की अलग, बी की अलग और सी डिफरेंट। तो यहां पे अब आप क्या करोगे, 3 शीट्स बना लोगे, 3 कॉलम, ए बी एंड सी।
किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया? 50, 30 एंड 20। तो 200 में से 100 किसको चला जाएगा? इसको। 60 यहां पे, 40 इसमें। ठीक है, ये आपके यूनिट्स को डिनोट कर रहे हैं। अब आपका मटेरियल भी फिर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1,01,000। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 50:30:20। तो ये आपका हो गया 50,600 पहले में। दूसरे में 31,600 है। 30,360। 20,240। ठीक है जी, ये आपका मटेरियल। अब इसके बाद लेबर कितनी है जी? फर्स्ट में 200 मैन एट 5 पर डे, तो 200 इंटू 5, 1,000। सेकेंड में 150 इंटू 6, 900। थर्ड में 100 इंटू 7, 700। फाउंड्री ओवरहेड मींस फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे? आर्टिकल ए 100% ऑफ लेबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1,000। आर्टिकल बी 200% ऑफ लेबर, 1,800। आर्टिकल सी 300% ऑफ लेबर, 2,100। जर्नल ओवरहेड 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो ये आपकी वर्क कॉस्ट बनी यहाँ पे 52,600। यहाँ कितना हुआ जी? 32,060 है जी। 33060 एंड 23040। और इसमें क्या ऐड होगा? प्लस जर्नल ओवरहेड कितने जी? 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, 5260, 3306, 2304। ये आपकी बनी टोटल कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ 57860, 36,366, 25,344। अब अगर आपको कॉस्ट पर CWT निकालना है तो क्या करोगे? पहले वाले को आप डिवाइड कर दोगे 57860 डिवाइडेड बाय 100। दूसरे में 36,366 डिवाइडेड बाय 60, 25,344 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है जी? हो गया बच्चे? डन? हाँ जी, धृति, पंजाल, विकास, कुछ पूछना हो बच्चे? नो सर, क्लियर है। क्लियर है जी? यस सर। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। Find out in the appropriate cost sheet form the selling rate per ton of special paper manufactured by a paper mill for the government in January 2007 under the following divisions of cost। हमें अभी तक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट में क्या क्या आता है। प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस। तो हमें तो पहली क्लास से ही पता है
कि यही बनना है, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, यही सब कुछ है। नाउ कॉस्ट शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द डाटा गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल, पेपर, पल्प, बन क्या रहा है? पेपर पेपर। पेपर किससे बनता है? और लकड़ी पेड़ों से बनता है। पर वो भी ये तो नहीं है कि पेड़ उखाड़ा और बन गया जी, पेपर बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो पेपर बनने के लिए भी उसको कुछ लिक्विड फॉर्म में लेके आते होंगे, लाइक दैट इज नोन एज पेपर पल्प। अब जैसे हम शुगर, चीनी खाते हैं, उसका कलर क्या है? वाइट। किससे बनती है शुगर? गन्ने से। गन्ने का कलर? शुगर केन का। अब गन्ने का जूस पीते हो तो क्या कलर होता है? ब्राउन। तो उसी से बनने, टेक्निकली उस ब्राउन कलर उस, और जब आप उसको निकालते हो तो वो पीछे फूस भी निकलता है वो, और थोड़ा वो पीने में भी अजीब सा होता है। पर शुगर इज सो फाइन और वाइट कलर। कभी सोचा वो कैसे बनती है? उसमें बेसिकली गन्ने को, जो भी बॉयलर होता है उसमें डाल दिया जाता है, उसके रस को। उसके अंदर एक कैल्शियम से रिलेटेड कोई, मतलब कैल्शियम होता है जो उसमें डाला जाता है, जो अच्छी कंपनीज है। और वो उसको फिर कलर को साफ करता है वो कैल्शियम। उसमें रिएक्शन होता है, जैसे बुलबुले से वो फटता है। अब कभी आपने सोचा कि कई लोग, मतलब एक शुगर आती है जिसको कहते हैं धामपुर शुगर, कभी सुना हो? धामपुर एक शुगर आती है। और आपने कई बार देखा होगा कि कई कई बार आप लेके आते हो, बड़ी बारीक सी शुगर होती है, कई बार उसका दाना बड़ा अच्छा होता है। तो जो इंडस्ट्री है, मतलब आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मेरे को भी नहीं पता था 2-3 साल पहले कि होता क्या है। तो एक मेरे कोई क्लाइंट मेरे पास बैठे हुए थे, तो वो बताने लगे कि शुगर, वैसे ही पूछने लगे कि जी आप कौन सी शुगर यूज करते हो। मैंने कहा जी धामपुर मतलब लेके आते हैं। कहते जी वही किया करो, या एक दो शुगर उन्होंने और बताई। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते वो जो, जब उसको बनाते हैं, जब उसका कलर वाइट करते हैं, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल कैल्शियम से रिलेटेड कुछ डालते हैं। तो वो बताने लग गए कि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे शुगर प्लांट हैं, वो उसको करने के लिए, जो आपकी हड्डियां होती हैं एक बंदे की या किसी की भी, उसके अंदर सेम केमिकल मिलता है, सेम कैल्शियम मिलता है। तो जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स को उसके अंदर साथ में डाल देते हैं। तो वो सेम चीज निकलती है और उसको प्योरीफाई करती रहती है। उन्होंने खुद उस इंडस्ट्री में एज ए लेबर काम किया था किसी टाइम। आज की डेट में वो हुड्डा में बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और रिटायर हुए हैं। पर किसी टाइम वो कहते हैं, एट यंग एज जब अभी मैं पढ़ रहा था, तो फैमिली सर्कमस्टांस के कारण मैंने शुगर इंडस्ट्री में काम किया था। तो कहते हैं मैंने तब वहां देखा था कि ये होता है। तो तो वो कह रहे थे कि आप अच्छी शुगर यूज किया करो, ये नहीं कि जी चलो सस्ती मिल रही है 2 रुपए किलो तो हम ये ले लेते हैं। तो सेम, अगर पेपर भी बनता है तो उसका जो पल्प बनेगा, तो उसमें भी कुछ ना कुछ केमिकल डाल के उसको लिक्विड फॉर्म में किया जाएगा। फ्रूटी पीते हो? सबने पी होगी, बचपन में बड़ी अच्छी लगती थी फ्रूटी, दिलवा दो हमें। अंबाला के पास प्लांट है उसका, पैकेजिंग प्लांट। मैं उसका स्टॉक ऑडिट करने गया था वहां पे। वो एक तो एप्पी बनती है और एक फ्रूटी, दोनों एक ही कंपनी के हैं। तो फ्रूटी के लिए ड्रम्स में मैंगो पल्प आता है, मतलब गुजरात से आ रहा है, आंध्रा से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है। उस पल्प को अगर आप कहो कि 100 ml की फ्रूटी बननी है, तो उसमें हार्डली वो 10 ml होता है पल्प। उसके अलावा उसमें शुगर और बाकी चीजें डाली जाती हैं। वो एक उसमें मिक्सचर में डालते हैं,
वो उसको प्रोसेस करता है और बॉटल्स पैक होती रहती हैं। मतलब इस तरह से वो बनता है। तो सेम अगर कागज भी बन रहा है तो उसका एक पल्प बना है, तो पल्प हमारे लिए क्या हुआ? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल आपका क्या हुआ? 500 टन इंटू 50 लेबर। उसके बाद क्या है? अदर मिसलेनियस मटेरियल, वो भी डाल दिया जाएगा उसमें, 100 इंटू 30। डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा। अब इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई हैं। डायरेक्ट लेबर 80 स्किल्ड मैन एट 3 पर मैन डे फॉर 25 days, 40 अनस्किल्ड मैन एट 2 पर मैन डे फॉर 25 days। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या ये अलग अलग होने चाहिए या ये दोनों डायरेक्ट लेबर में जाने चाहिए? डायरेक्ट लेबर के अंडर लिखा हुआ है 80 स्किल्ड मैन, 40 अनस्किल्ड मैन। हम लोग कॉस्टिंग जब हमने शुरू की थी तो मैंने क्या कहा था उस टाइम? स्किल्ड लेबर इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, अनस्किल्ड इज इनडायरेक्ट। ठीक है। पर अब जैसे हमने ऊपर कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल के नीचे कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज पार्ट ऑफ मटेरियल, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्ट लेबर के अंदर दोनों चीजें लिखी हुई, आप इनको अलग अलग नहीं करोगे। बोथ विल बी टेकन एज डायरेक्ट लेबर, चाहे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं है। फिर क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को मिला के बनेगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद वर्क ओवरहेड, वेरिएबल 100%, फिक्स 60% ऑन डायरेक्ट वेजेस। जो भी टोटल आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड को मिला के वेजेस आई उसका 60% एंड 100% विल बी योर फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10%, सेलिंग ओवरहेड 15% ऑन वर्क कॉस्ट, प्रॉफिट 10% ऑन टोटल कॉस्ट। तो जो कॉस्ट आएगी उसके अंदर 10% प्रॉफिट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड 400 टन, क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड स्क्रैप इज 800। तो ये क्या हो? स्क्रैप किसमें से माइनस होगी? फैक्ट्री ओवरहेड में से, क्योंकि मटेरियल स्क्रैप में लिखा हुआ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप है, तो वो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में से माइनस हो जाएगा। टोटल कॉस्ट प्लस 10% आपका प्रॉफिट। ठीक है। हाँ जी, हो जाएगा जी। दिल पे हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन। यस हैगा सर। ठीक है जी। प्रांजल, प्रांजल सोया हुआ। चलो 18 नहीं कर रहे हैं हम। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, मतलब कुछ क्वेश्चन में हर टॉपिक में एक दो कहीं पे स्किप करता हूं, वो क्वेश्चन आपको नोट करके रखने हैं टॉपिक में। उसका कुछ रीजन है जिसको अभी मैं टच नहीं कर रहा, तो वो उसके बाद एक बार जब रिवीजन में मूव करेंगे, इस टॉपिक में जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा साथ में। ठीक है। नाइनटीन हो गया जी। 20, 21 ये तीनों मैंने कल करने को कहे थे। 22 मैंने, हाँ जी 22 है होमवर्क है कि कब से है होमवर्क है? कल का था। हाँ जी, एक बार क्वेश्चन नंबर 22। From the following information in respect of factory manufacturing plastic material goods of two varieties, prepare the plastic good account and find the profit or loss per unit of production of every variety. Variety 1, variety 2, weight of finished product
1216 एलबीज, अगेन हम केजी कहते हैं, वो एलबीज फॉरेन में यूज होता है वर्ड, ठीक है। 684 एलबीज, वेजेस 2560, 1840, सेल 14880, 10228, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 2480, 1276। मतलब ये 1216 एलबी जो है उसके कितने यूनिट्स हैं? 2480। फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड इज 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज 3 पर एलबी। तो जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है? 3 पर एलबी। एंड द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज 5%। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ प्लास्टिक मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। मेरा एक सिंपल सा अब क्वेश्चन है, मेरे को कुछ नहीं पूछना, मेरे को सिर्फ मटेरियल कॉस्ट बता दो इसमें कितनी आएगी। आप लोग जो ऑनलाइन भी हो वो भी कैलकुलेट करके बताओ, और यहाँ पे जो है वो दो। मेरे को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए इस पूरे क्वेश्चन में आपसे, मेरे को सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट चाहिए कि डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा। ओनली दैट वैल्यू विल डिसाइड आपको इस क्वेश्चन में जीरो मिलेगा या पूरे नंबर मिलेंगे। करो जी कैलकुलेट। पूरा जो फिगर वाला था, पर मैं जूम करूंगा क्या इसको? मेरे पास तो यही है बस जो है, इसको जूम कैसे करूंगा? अच्छा, समझदार है तुम। ठीक है, करो जी। हाँ यार, मैंने बोलना सीखने इसका बता दो, इसका बता दो। सेवन कैसे? ये 7440 दो में से कोई आंसर आएगा कैसे? 282480 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इनटू 105 डिवाइड बाय 100। वो भी मैंने वो भी ले लिया, मैंने जस्ट वेस्टेज है 5%। जीरो परसेंट 2480 इंटू 3 ये तो सही है, वही गलत है। वो भी गलत है। हाँ जी, क्या है जी आंसर? पहले मटेरियल वैरायटी वन में क्या लगेगा, कोई बताएगा?
अच्छा वेट के हिसाब से आता है ना वैसे वेट के हिसाब से आता है क्या अच्छा पर LLB नहीं है, LB है। एल में सही 505 तू कभी 105 वाला दादा ने हाँ जी 3830 1 2 1 6 into 3 ये जो आगे 3648 हाँ जी, किसी ने 3840 कैलकुलेट किया वैरायटी 1 का? कितना 3840। हाँ जी, एनीबडी 3840 किसी का आंसर आया हो वैरायटी 1 का मटेरियल? 3830 3830 नहीं है बच्चे। बारह से 16 3 3840 आएगा वैरायटी 1 की मटेरियल। चाहे वो 9.6 से कम पड़ रहा हो, चाहे 0.6 से कम पड़ रहा हो, गलत होएगी। बच्चे एक क्वेश्चन किया था हमने उस दिन, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 24, किसी को याद हो? चौबीस 24, 2 दर्जन। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट स्टेप पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें क्या था, फैक्ट्री रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग, X, Y and Z weighing respectively 36, 90 and 54 tons. 10% of the raw material used as wastage in manufacturing. तो मैंने क्या कहा था कि ये जो आपको 36, 90 एंड 54 है, ये आपकी आउटपुट है वेस्टेज के बाद। तो अगर आप 100 केजी मटेरियल डालते हो तो 10 वेस्ट होता है और आपको 90 की आउटपुट मिलती है। तो ये 36, 90 एंड 54 ये 90% को डिनोट कर रहा है, 90% ऑफ मटेरियल को। तो हमें 100% करने के लिए हमने क्या किया था, 36 डिवाइडेड बाय 90%। तो 40 आपका क्या आया था, रॉ मटेरियल। अब वापिस आओ आप इस क्वेश्चन पे, वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, वर्ड लिखा हुआ है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि आपका जो लॉस होने के बाद, मटेरियल में वेट लॉस होने के बाद या स्क्रैप निकलने के बाद जो आपको बचा है वो कितना है, 1216 एलबीज। ठीक है, तो ये 1200 और वेस्टेज कितनी है इस केस में, वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज 5%, 5% आपको वेस्टेज दी हुई है। तो जो 1216 है वो आपका 95% को डिनोट कर रहा है। तो मटेरियल कितना बनेगा फिर, अगर वो 95% को डिनोट कर रहा है तो आपका जो मटेरियल बनेगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 24 तो नहीं था, 22। तो जो वैरायटी 1 है एंड वैरायटी 2, वैरायटी 1 में आपको FG कितना दिया हुआ है, 1216 एलबीज। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, एंड में जाके यूनिट्स जो निकले निकले, बट दिस FG इज बेसिकली डिनोटिंग रॉ मटेरियल अगर 100 है तो उसमें 5% का आपका लॉस है। तो ये 95 को डिनोट कर रहा है, ये 1216 एलबी।
तो फिर मटेरियल कितना होगा? इट विल बी 1216 डिवाइडेड बाय कितना हुआ जी? 1280 एलबीज। और रेट क्या है मटेरियल का? तो ये हो जाएगा 1280 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3840। ऐसे ही आपका जो मटेरियल 2 है उसमें भी आपका सेम कंसेप्ट आ जाएगा। सिक्स 84 डिवाइडेड बाय 95%, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3। फिर तो उसके बाद वेजीज ऐड करनी है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने हैं, वो करते जाओ। एंड में जाके उसको डिवाइड किससे करना है? 2480 एंड 1276। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब दो क्वेश्चन ऐसे थे और दोनों में हमने गलती सेम की है, जबकि एक क्वेश्चन मैंने मेरे ख्याल 3 दिन पहले करवाया था। उसी टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो कुछ सोच के ही दिया था कि कुछ 24th की है तो साथ में हो जाएगा, चलो। पर अब ध्यान रखना इसको, ठीक है। 22nd हो गया, 23rd हमने रेमोनरेशन कर लिया है, वैसे कर सकते हो आप। 24 हमारा हो गया, 25 हो गया, 26 आपकी विश है, आपने करना है कर लेना, नहीं करना तो भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। सेम फॉर 27। 28 आपने करना है, 29 आपका हमने कर लिया था, 30 मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ है। तो अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से देख लेते हैं कौन कौन से रहते हैं। मेरे ख्याल एक तो क्वेश्चन 1 ही रहता है आपका, नहीं क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 मेरे ख्याल एक अभी पेंडिंग है जो इसी चलो। तो अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 अगर सबने ट्राई किया होगा तो एक बार मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेज देना या फोटो खींच के भेज देना। सेकंड आई थिंक हो गया था, थर्ड हो गया, फोर्थ कंप्लीटेड, फिफ्थ कंप्लीटेड, सिक्स डन, सेवंथ हो गया, एट्थ अभी नहीं हुआ है। नोट करते जाओ एक बार कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद 10th हो गया, 11th हो गया, 12th मैंने आपको करने को दिया था, 11th की तरह ही है। 13 डिस्कस हो गया है, 14 हमने डिस्कस कर लिया है, 15 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास, 16 अभी डिस्कस हो गया है, 17 डिस्कस्ड, 18 लिख लो अभी नहीं किया हमने, 19 ऑलरेडी डन मैंने किया था, 20 21 आपको करने को दिया था, 22 डिस्कस्ड, 23 आपने करना है, मतलब हुआ नहीं है, करना है आपने, ठीक है, नोट कर लो, 23 होमवर्क है। 24 ऑलरेडी कंप्लीटेड, 25 ऑलरेडी कंप्लीटेड, 26 27 आपकी विश है, जिस जिसको मूड करे वो कर लो, नहीं तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 1, 8, 18 और 23, ये 4 क्वेश्चन है। 1 1 9 18 एंड 23, 1 एंड 23 हमने करना है कंप्लीट, 8 9 18 अभी आप नहीं भी करोगे तो मेरे को चलेगा, ठीक है जी, पर नोट करके रख लेना कि ये करनी है, ठीक है। डन जी, कर लिया जी आपने भी नोट? हाँ जी, नोटेड। कल बच्चे हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज बेसिकली
शायद मैंने कभी क्लास में बोला हो कि हम जब कॉस्ट शीट जो है वो हमारी एस्टिमेट भी है, वो हमारा एक्चुअल भी है, वो हमारा फ्यूचर का एस्टिमेट भी डिसाइड करती है। पर जब हम एस्टिमेट लगाते हैं और जब एक्चुअल वर्किंग होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, जिसको हमने ओवरहेड अकाउंटिंग में वैसे पढ़ा था, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन चीजें थी। तो अब हम जब एस्टिमेट और एक्चुअल हमारे सामने हो तो डिफरेंस क्यों आया और कहाँ कहाँ से आया, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टेड और एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। कि जो वेरिएशंस हैं, कि अगर मटेरियल में वेरिएशन है टोटल खर्चे में, तो वो वेरिएशन किसके कारण है, प्राइस के कारण है, क्वांटिटी के कारण है, या कोई और फैक्टर है, वो हमने उस टॉपिक में पढ़ना है। दैट इज नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, चैप्टर नंबर 10 होगा आपकी असाइनमेंट में। तो कल हम वो शुरू करेंगे। 3 तरह के वेरिएंसेस हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और चौथा चौथा है सेल्स। सेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड है, सेल्स इंस्टीट्यूट ने रिमूव कर दिया था। ठीक है जी। तो कल हम मटेरियल खत्म कर लेंगे, वेरिएंसेस। अगले दिन एक लेक्चर लेबर को लगेगा। ठीक है। उसके बाद तो हमारे 2 टॉपिक मेन रह जाते हैं, वन इज जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, और फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, डन जी। ठीक है, कल होप सो बारिश ना हो। ठीक है।